हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला और बाल देख रेख संस्थाएं करने वाले हैं। महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये महिला बाल देख रेख संस्था हुआ, बाल श्रम नीति हुई, बाल कानून हुए, एड्स हुए, है ना, रिफ्लेक्स हुए, इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो बाल विकास आप लोग पढ़ रहे हो ना, मनोवैज्ञानिक वगैरह वाले, वो क्वेश्चन बहुत ही कम नाम के देखे गए हैं और वो भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो आप देख के ही कर सकते हो। तो उनमें मेहनत का अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समय में 8 दिन में भी आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि जो मेन चीज़ है वहीं पर करो, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कहीं डीपली के करने के चक्कर में कहीं बेसिक क्वेश्चन ना भूल जाओ, ये ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूनिसेफ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। देखो, यूनिसेफ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, आपको सारे संगठनों को बहुत अच्छे से कर लेना है। उनमें से एक है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी, सबसे ज़्यादा जो इसने इसमें मतलब भूमिका जो निभाई थी इसकी स्थापना में, वो निभाई थी लुडविक रॉसमन ने। लुडविक रॉसमन ने इसके लिए सबसे पहले भूमिका बनाई थी। फ्रेंड्स, मैंने जब सुपरवाइजर का कोर्स आरंभ किया था यूट्यूब पर, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी यूनिसेफ की। अगर आप वो पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आपका पूरा यूनिसेफ कवर हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी वीडियो की, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो एक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये संयुक्त राष्ट्र जो ये यूनिसेफ है, ये किस प्रकार का कोर्स है? ये एक प्रकार का फंड है। तो ये किस प्रकार का कोर्स है? तो ये आपातकालीन कोर्स होता है। कैसा होता है? आपातकालीन। आपसे पूछेंगे कि यूनिसेफ किस प्रकार का कोर्स उपलब्ध कराता है या किस प्रकार का कोर्स है, तो ये एक आपातकालीन कोर्स है यूनिसेफ। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बच्चे बेघर हो गए थे, जिनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे या जिनके पेरेंट्स मर गए थे, उनके लिए ये यूनिसेफ लाया था। उन बच्चों की देखभाल के लिए इसको लाया गया था। 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बन गया था। पहले ये स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ था, लेकिन 1953 में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भाग बन गया था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। भारतीय में जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल में भी इसकी एक शाखा बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकारों की वकालत करना, महिला और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। भारत में बीसीजी का टीकाकरण भी इसी के तहत आया है। लड़कियों को शिक्षा के लिए जोर। इसके अलावा इसमें एक रणनीति अपनाई है अभी हाल ही में, वो अपनाई है गोभी रणनीति। कौन सी रणनीति अपनाई है? गोभी रणनीति इसमें अपनाई है, जहाँ पर जी का मतलब होता है ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ पर ध्यान देना। ओ का मतलब होता है ओरल, मतलब उनका मौखिक टीकाकरण करना, उन्हें ज़्यादा निर्जलीकरण करना, उनकी अच्छी अच्छी उनको आहार प्रदान करना, है ना। इसके बाद जो बी का मतलब था वो था ब्रीड, मतलब 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराना। ब्रीड का मतलब था स्तनपान। और आई का मतलब था इम्यूनाइजेशन, मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ के बच्चों के लिए एक फंड उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान में प्रमुख हैं। लुडविक विटोल्ड इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। लुडविक विटोल्ड इसके क्या हैं? प्रथम अध्यक्ष हैं। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा 2018 में भी ये यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक बने थे। यूनिसेफ का जो मुख्यालय बनाया है वो राम भगत ने बनाया है। किसने? राम भगत ने यूनिसेफ का मुख्यालय बनाया है। यूनिसेफ को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार मिला है 1965 में। 1965 में यूनिसेफ को क्या मिला है? 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार मिला है। आपसे पूछेंगे यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? तो यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में मिला है। और 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके अलावा 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी इनको दिया गया। यूनिसेफ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? यूनिसेफ में वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। इसका जो आपूर्ति विभाग है वो कोपेनहेगन में है। और इसकी जो कार्यकारी नीतियां हैं वो 36 सदस्यीय एक कार्यकारी बोर्ड मिलकर इसकी नीतियां तय करते हैं। कितने सदस्यीय? 36 सदस्यीय। आपसे पूछे यूनिसेफ में अध्यक्ष तो एक होता है, उपाध्यक्ष कितने होते हैं? तो उपाध्यक्ष इसमें 4 होते हैं। और जितने भी इसके बोर्ड होते हैं, जैसे 36 सदस्यीय कार्यकारी जो बोर्ड होते हैं, हर बोर्ड 5-5 क्षेत्रीय समूहों में बटा हुआ होता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुडोविक विटोल्ड हो जाएगा।
अगला है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में 21 वर्ष से 21 वर्ष होने तक कितने रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में यदि कि बच्चा कितने 21 वर्ष तक का हो जाता है तो उसे प्रति महीने कितने रुपए दिए जाते हैं, उसको प्रति महीने 5,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि जो बालक है जिसके पेरेंट्स कोविड में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए ये आया है, ये योजना उनके लिए लाई गई है, तो उनको लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, तो उनके लिए हर महीने 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। बात करते हैं कोविड-19 जो बाल सेवा योजना है आरंभ कब की गई थी, तो 30 मई 2021 को ये आरंभ की गई थी। 30 मई 2021 को कोविड-19 बाल सेवा आरंभ की गई थी। और पीएम जो सेवा है इसी के तहत पीएम कोविड-19 में जो केंद्र की तरफ से भी एक योजना आई थी, पीएम केयर स्कीम, वो आई थी 29 मई 2021 को। पीएम केयर स्कीम कब आई थी, तो पीएम केयर स्कीम आई थी 29 मई 2021 को। और 30 मई को कौन सी आई थी? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आई थी। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना कब आई थी? 30 मई 2021 को आई थी। और पीएम केयर्स फंड योजना कब आई थी? 29 मई 2021 को आई थी। पीएम केयर्स योजना जो आई थी उसमें छात्रवृत्ति दी जाती थी 20,000 रुपये की, जिसमें 1,000 मासिक भत्ता होता था और 8,000 रुपये सालाना शैक्षणिक भत्ता होता है। और कोविड-19 जो बाल सेवा योजना है उसमें 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 21 वर्ष तक। लेकिन यदि बच्चा यूजी में एडमिशन ले लिया हो और वो आगे भी पढ़ाई कर रहा हो तो उसको 24 वर्ष तक भी दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का जो विभाग है वो महिला बाल विकास विभाग है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? अभी मैंने बताया था यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1965 में। गैर संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर किसने दिया था? गैर संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया था राष्ट्रीय कार्य योजना ने। राष्ट्रीय कार्य योजना गैर संस्थागत देखभाल है, बच्चों को अगर कहीं पे संस्थागत लाभ नहीं मिल पा रहा है तो गैर संस्थागत तरीके से उनको लाभ दिया जाए, इसके लिए किसने बोला है? इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ने बोला है। राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई? 2016 में आई थी राष्ट्रीय कार्य योजना, और इसने बच्चों के लिए गैर संस्थागत देखभाल पर जोर दिया है। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? 2016 में राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी। अगला है विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किया गया है? धारा देखो, किशोर न्याय अधिनियम की विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की बात कर रहे हैं। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की बात कर रहे हैं। अलग अलग एजेंसियां हैं, जिले ग्रहण एजेंसी अलग होती है, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी अलग होती है। जो जिले वाली एजेंसी होती है उसका वर्णन 67 में राज्य का वर्णन 67 में किया गया है, जिले का वर्णन 66 में किया गया है। और जो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी है उसका वर्णन धारा 65 में किया गया है। जो ऐसी एजेंसी जो बच्चों को लेने देने वाला कगार जो करेंगी, कहाँ से बच्चा लिया है, कहाँ किसने लिया है, कैसी व्यवस्था है, सही हाथों में जा रहा है या नहीं, ये एजेंसियां ये तय करती हैं। तो इसका जो वर्णन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में है? धारा 65 में किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो परिस्थितियों में फंसे बच्चे हैं, अनाथ और निराश्रित बच्चे हैं, उनको कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को पुनर्वास के लिए एक मिशन लागू किया है। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य किसके द्वारा आरंभ किया गया है? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। कब आरंभ किया है? ये 1 अप्रैल 2022 से मतलब आरंभ हो गया था, मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी, बोल दिया था, घोषणा हो गई थी, और 5 जुलाई 2022 से ये लागू हो गया था। 5 जुलाई 2022 से ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। और 1 अप्रैल 2022 को इसमें क्या हो गई थी? घोषणा हो गई थी। जो अनाथ बच्चे हैं, जो निराश्रित बच्चे हैं, वो कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं, उनको पुनर्वास के लिए वात्सल्य योजना आरंभ की गई थी। ये बाल संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना मतलब होती है जहाँ पर जितनी भी बाल से संबंधित योजना है, बालक से संबंधित योजना है, वो इस मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें इसका आदर्श वाक्य है, मिशन जो वात्सल्य है इसका आदर्श वाक्य है, कोई भी बच्चा ना छूटे, या कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ये इसका आदर्श वाक्य याद रखना। कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ये इसका आदर्श वाक्य होता है।
मिशन वात्सल्य का। मिशन वात्सल्य का क्या आदर्श वाक्य होता है? कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आयोग दे देता है। कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ये इसका उद्देश्य था। कब आई थी ये? जुलाई 2022 में ये लागू हो गया था, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा हो गया था। किस प्रकार का है ये? अम्ब्रेला योजना है एक प्रकार की। इसमें केंद्र और राज्य का कितना योगदान रहता है मिशन वात्सल्य में? मिशन वात्सल्य में केंद्र और राज्य का 60:40 रहता है। मतलब 60वां भाग कौन देता है? केंद्र देता है और 40वां भाग राज्य देता है। ग्राम स्तर पर बाल कल्याण समिति होती है जो इनकी पहचान करती है। तो आपसे पूछेंगे मिशन वात्सल्य में किस स्तर पर समितियां होती हैं? तो मिशन ये वात्सल्य होता है, इसमें ग्रामीण स्तर पर समितियां होती हैं जो ऐसे बच्चों की पहचान करती हैं और बाल कल्याण समिति को सिफारिश करती हैं। 2010 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना में 3 कार्यक्रम का विलय कर दिया था। 2010 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना आई थी, 2009-10 में आई थी। इसमें पहले से चल रही बाल विकास की योजनाओं का विलय कर दिया था, लेकिन 2007 में इसका नाम बाल संरक्षण योजना रख दिया था और 2021 में इन सभी योजनाओं को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल कर लिया है। और मिशन वात्सल्य योजना लागू कब से हो गई है? 2022 से हो गई है। यूनिसेफ के आपूर्ति विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोपेनहेगन में यूनिसेफ के आपूर्ति विभाग का मुख्यालय है। किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी का वर्णन है? राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी का वर्णन है धारा 67 में। किसमें? राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी का वर्णन धारा 67 में है, याद रखना। विशेष एजेंसी का वर्णन अभी अपन ने पढ़ा है, धारा 65 में है। और धारा 67 में किस्म का है? जो राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी है उसका वर्णन धारा 67 में है। दत्तक ग्रहण एक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें माता पिता को बच्चों को उनके स्थायी माता पिता से अलग कर दिया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं दत्तक ग्रहण एजेंसी में। एक तो 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे होते हैं जिनको स्थायी परिवार दिया जाता है। एक 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं जो मतलब अनाथ होते हैं। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो असमर्थ माता पिता के बच्चे होते हैं, उनको भी इसी प्रकार के संस्थानों में आश्रय दिया जाता है। माता पिता अनुरोध करते हैं। ऐसे बच्चों को 2000 प्रतिमाह सरकार द्वारा भी दिया जाता है जब वो 18 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेते हैं। अगला है एकीकृत बाल संरक्षण योजना का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके मिशन वात्सल्य कर दिया? पहले जो योजनाएं चलती थी उनको 2009-10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना कर दिया था। और एकीकृत बाल संरक्षण योजना को कब हमने मिशन वात्सल्य में परिवर्तित कर दिया? तो 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामांकित कर दिया था। केंद्रीय दत्तक ग्रहण विनियमन या अधिनियम कब आया था? तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिनियम आया था 2022 में। केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिनियम कब आया था? केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 में आया था। विनियमन नियम बने थे 2022 में। और इसके अलावा आपसे पूछें दत्तक ग्रहण अधिनियम कब आया था? दत्तक ग्रहण अधिनियम कब आया था? यह दत्तक ग्रहण एक्ट कब आया था? तो दत्तक ग्रहण अधिनियम आया था 2017 में। और केंद्रीय दत्तक ग्रहण विनियमन मतलब ये विनियमन कब से हुआ था? जगह जगह जाकर इसको क्षेत्रों में बांट कब दिया था? तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण विनियमन हुआ था 2022 में। और दत्तक ग्रहण अधिनियम कब बना था? 2017 में बना था। दत्तक ग्रहण अधिनियम कब बना था? 2017 में बना था। और दत्तक ग्रहण विनियमन कब आया? 2022 में दत्तक ग्रहण विनियमन आया। आपातकालीन पालन पोषण देख रेख में बच्चों को कितने सप्ताह तक रख सकते हैं? आपातकालीन मतलब बहुत ज़रूरत पड़ गई है और बच्चों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं से बच्चे मिले हैं, तो वहाँ कहाँ आपातकालीन जो पालन पोषण देख रेख होते हैं वहाँ पर कितने सप्ताह तक रख सकते हैं? आपातकालीन पालन पोषण देख रेख में बच्चे को 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। और अगर परिवार उसका लिखित अनुरोध करता है कि हमारे बच्चे को और थोड़ा दिन और रखना है, तो परिवार के लिखित अनुरोध पर उसको 1 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आपातकालीन पालन पोषण देख रहे हैं, वैसे तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, लेकिन परिवार के आग्रह पर इसको और भी बढ़ा सकते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कब मान्यता दी थी? 1953 में मान्यता दी थी। अगला है स्पॉन्सर योजना में कितने रुपए की सहायता दी जाती है? स्पॉन्सर योजना में 4000 रुपये की सहायता दी जाती है। स्पॉन्सर जो योजना है उसमें कितने रुपए की सहायता दी जाती है? स्पॉन्सर योजना 4000 रुपये की सहायता देती है।
18 वर्ष के बाद, और 18 वर्ष के पहले तक ये 2,000 रुपये की सहायता देती है। 18 वर्ष तक के को कितना दिया जाता है? 2,000, और उसके बाद 4,000 रुपये दिया जाता है। 18 से 21 वर्ष तक के बालक को निजी प्रायोजक द्वारा भी स्पॉन्सरशिप दी जाती है। लेकिन इनमें जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें 2,000 और ज़्यादा को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। बाल देखरेख संस्था द्वारा इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 18 वर्ष तक की जो सहायता होती है, 18 वर्ष तक की जो सहायता होती है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और 18 से 21 वर्ष तक की जो सहायता है वो किसी निजी संस्थान या कोई स्पॉन्सर द्वारा प्रदान की जाती है। कोई निजी जो लोग होते हैं या कोई जो मतलब बच्चों की सहायता करना चाहते हैं उन लोगों द्वारा, निजी प्रायोजक द्वारा सहायता और प्रदान की जाती है। 18 वर्ष तक की सरकार द्वारा दी जाती है, और 18 से ज़्यादा वर्ष तक की, मतलब 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों को सहायता कोई भी निजी स्पॉन्सरशिप द्वारा, इसलिए इसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भला करना चाहता है, किसी का कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो उस हिसाब से स्पॉन्सर करने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, इसलिए इसका नाम स्पॉन्सरशिप योजना है। अगला है मिशन वात्सल्य योजना कब आरंभ हुई? जुलाई 2022 में ये लागू हो गई थी। यूनिसेफ का भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना कब आरंभ हुई? अभी अपन ने पढ़ा था 31 मई 2021 को ये आरंभ हुई थी। भारत में चाइल्ड लाइन सेवा कब आरंभ हुई थी? भारत में जो चाइल्ड लाइन सेवा है, देखो चाइल्ड लाइन जो नंबर है 1098 है। मध्य प्रदेश में अभी 2023 में इसको महिला बाल विकास जो हेल्पलाइन नंबर है उसके साथ एकीकृत कर दिया है ना। और ये पूरे भारत में कब से आरंभ हुई? देखो महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत ये 1998 में आरंभ हो गई थी। और किशोर न्याय अधिनियम 1995 के तहत ये एक हेल्पलाइन मतलब लाइन के रूप में इसकी घोषणा हो गई थी। कब? 1995 में। लेकिन इसको पूरी तरह से लागू कब कर दिया था? 1998 में कर दिया था। और 2023 में इसको एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली नंबर है जिसको हम बोलते हैं ERSSS 112, इसके साथ एकीकृत कर दिया है। इसी में ही महिला का हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा और इसी में ही बच्चों का हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा। तो आपसे बोलेंगे चाइल्ड लाइन सेवा कब आरंभ की गई थी? तो ये 1998 आएगा। 1995 में इसकी घोषणा हो गई थी और ये आ कब गया था? 1998 में आ गया था। पहले चरण में जब ये जो 2023 में मर्ज हो गई हैं चाइल्ड लाइन नंबर और महिला हेल्पलाइन नंबर, तो अब जब ये मर्ज हो गई हैं और अगर आपातकालीन स्थिति है, बहुत कहीं किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है या बच्चे के साथ गलत हुआ है, तो ERSS 112 पर फ़ोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्ष तक रख सकते हैं? देखो व्यक्तिगत या सामूहिक पालन पोषण देखरेख क्या होता है? देखो अलग अलग पालन पोषण देखरेख संस्थान बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं? अलग अलग कि जैसे कि कुछ परिवार होते हैं वो स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं कि वो बच्चों को पाल सके, तो वहाँ 2 या 2 से अधिक औरतें रहती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी रहते हैं जो कि बच्चों को पालते हैं, तो उनको हम व्यक्तिगत या सामूहिक पालन पोषण बोलते हैं। व्यक्तिगत सामूहिक पालन पोषण देखरेख में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में कैसे बांटा है? एक तो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को बांटा है, एक बांटा है 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, और एक बांटा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं। 6 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको हम रख सकते हैं अधिकतम 2 वर्ष तक। ठीक है, और जो 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको यहाँ पे सामूहिक देखरेख केंद्र में कितने वर्ष तक रख सकते हैं? 1 वर्ष। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 वर्ष तक रख सकते हैं। तो ये इनकी प्रक्रिया होती है कि सामूहिक जो पालन पोषण देखरेख संस्था होती है वहाँ पर बच्चों को कितने वर्ष तक रख सकते हैं? तो 6 से 8 वर्ष तक के को कितने रख सकते हैं? 2 वर्ष तक। 8 से 18 को 1 वर्ष तक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 2 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात आ रही है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 1 वर्ष तक रख सकते हैं। आफ्टर केयर योजना में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने रुपए तक की सहायता दी जाती है? आफ्टर केयर योजना क्या होती है? आफ्टर केयर योजना होती है कि अब किसी मतलब बच्चे ने कहीं पर
कुछ अपराध कर लिया हो, उसके बाद उसकी देख रेख करनी हो, कहीं अनाथ आश्रम से छोड़े गए बच्चे हों, तो आफ्टर केयर का ही मतलब समझ में आ रहा है कहीं से लाए गए हैं, या ऐसे बच्चे हैं जो असमर्थ माता पिता के बच्चे हैं, तो उनको हम आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत लेते हैं। आफ्टर केयर योजना में जो अगर बच्चा तकनीकी शिक्षा तैयारी करता है तो उसको कितने रुपए की राशि दी जाती है? आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत 8,000 रुपये की राशि दी जाती है। यदि बच्चा कोई भी ऐसी तैयारी कर रहा हो जो कि तकनीकी शिक्षा हो, नहीं तो उसको 5,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। लेकिन अगर वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है तो तकनीकी शिक्षा में उसको 8,000 रुपये की राशि दी जाती है आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत। आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाता है जो कि किसी भी बाल देखरेख संस्थान में लगातार 5 साल से रह रहे हों। किसी भी देखरेख संस्थान में अगर 5 साल से ज़्यादा रह रहे हों तो वो भी आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें इनको सहायता दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और 24 वर्ष तक इनको 24 वर्ष हो या जो निर्धारित समय हो प्रशिक्षण का, उस समय से पहले तक इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जो प्रशिक्षण अवधि में इनको 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन यदि ये ऐसी तैयारी कर रहे हों, कोई तकनीकी तैयारी कर रहे हों, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हों, या कोई अच्छी डिग्री ले रहे हों, तो उनको 8,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसका निर्धारण जो करता है कि कैसी आर्थिक सहायता दी जाएगी, किस तरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित होती है। राज्य स्तरीय समिति गठित होती है, वो डिसाइड करती है कि व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे आफ्टर केयर योजना के अंदर, वो किस प्रकार की पढ़ाई कर रहा है। तो 5,000 से 8,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 रुपये साधारण पढ़ाई करने पर दिए जाते हैं, और 8,000 रुपये कब दिए जाते हैं? यदि कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहा होता है तो 8,000 रुपये दिए जाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? लुडविक रॉसन ने यूनिसेफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना कब आरंभ हुई? 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ हुई थी। मैंने बताया था आपको, ऐसे माता पिता जो जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 के दौरान में, और उनके जो बालक बच्चे हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 21 वर्ष होने तक उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वो यूजी में अध्ययनरत हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको 24 वर्ष तक दिए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये योजना आई है। जो अभिभावक की मृत्यु है वो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक होना चाहिए। 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक इसका होना चाहिए। अगला है केंद्रीय दत्तक ग्रहण जो संसाधन प्राधिकरण है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण जो संसाधन प्राधिकरण है किसके अंतर्गत काम करता है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये एक फॉस्टर सेवा होती है। दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों को उनके जैविक माता पिता से अलग करके एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना। बालक को जो गोद देने का प्रावधान है वो केंद्रीय दत्तक ग्रहण जो विनियमन बने थे 2022 उसके अंतर्गत किया जाता है। जो देने वाले बच्चे होते हैं, जो इसमें जो गोद लेने वाले बच्चे होते हैं, किस तरह के बच्चों को दिया जाता है, अभी मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। एक तो होती है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, एक 6 से 18 वर्ष तक के होते हैं, और एक असमर्थ माता पिता के बच्चे होते हैं। स्थायी परिवार उनको दिया जाता है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। असमर्थ माता पिता के बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है, और असमर्थ माता पिता एक लेटर लिखकर जिला बाल संरक्षण इकाई को दे सकते हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण देख रेख करने में असमर्थ हैं, बीमार हैं, या कोई भी और स्थिति है, तो फिर उसको इन अधिनियम के तहत यहाँ पर रख सकते हैं। अगला है पीएम केयर स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? पीएम केयर जो स्कीम आई थी वो 29 मई 2021 को आई थी। मध्य प्रदेश की स्कीम जो आई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उसके जस्ट 2 दिन पहले 29 मई 2021 को पीएम केयर स्कीम योजना आ गई थी। इसमें भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने कोविड-19 में ऐसे बच्चे जिनमें कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए ये लाई गई थी। 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक, 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक जिन बच्चों ने भी अपने माता पिता को खोया हो उनके लिए दी जाती है। इसमें कितनी सहायता दी जाती है?
20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें से 10,000 रुपये मासिक भत्ता और 8,000 रुपये सालाना शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है। 10,000 रुपये मासिक भत्ता और 8,000 रुपये क्या दिया जाता है, सालाना शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार से ये 1,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है और 8,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। ठीक है, और टोटल कितना दिया जाता है इनको छात्रवृत्ति, टोटल 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। सालाना पूछेंगे आपसे कि मासिक पूछेंगे कितना दिया जाता है पीएम फंड की, पीएम केयर स्कीम की योजना के अंतर्गत, तो मासिक 1,000 रुपये दिया जाता है। सालाना कितना दिया जाता है, सालाना 8,000 रुपये दिया जाता है। टोटल ये 9,000 मिला के अलग से जो 11,000 भी दिया जाता है, टोटल कितना दिया जाता है, 20,000 रुपये दिया जाता है। यूनिसेफ को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला था, 1989 को मिला था। दत्तक ग्रहण अधिनियम कब आया था, अभी मैंने बताया दत्तक ग्रहण अधिनियम 2017 में दत्तक ग्रहण अधिनियम आया था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में समिति का वर्णन किया है, 27। देखो ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो किशोर अधिनियम है 2022 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो नया है, सब कुछ करंट का है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जो किशोर न्याय अधिनियम आया है 2022 उसी से ही पूछे जाएंगे। अगर आपका अभी भी ये तैयार नहीं हो और आपने हमारे ई बुक वाला प्रैक्टिस सेट ले लिया हो या आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया हो, तो वहाँ पर आपको अधिनियम की ई बुक मिल जाएगी। उसमें सारे अधिनियम कवर हैं, जितने भी महिलाओं से संबंधित अधिनियम है, जितने भी बच्चों से संबंधित अधिनियम है, करीब 2,000 प्लस एमसीक्यू उसमें कवर है। आपको बस वही एमसीक्यू कर लेना, आपका एक भी अधिनियम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसमें आपको सारे योजनाओं के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, योजनाओं की ई बुक में अधिनियम के क्वेश्चन मिल जाएंगे अधिनियम की ई बुक में। अगला है आफ्टर केयर योजना में किसी बच्चे को कितनी सहायता देनी है, इसका निर्धारण कौन करता है। आफ्टर केयर योजना क्या होती है, ऐसी योजना जिसमें कोई बच्चा जो है बहुत समय से रह रहा है, बहुत समय से सरकार के पास रह रहा है, उसके अभिभावक नहीं है ना, तो लंबे समय से यहाँ पे सरकार के पास रह रहा है, तो सरकार क्या करती है, उनके लिए आफ्टर केयर योजना लाती है और उनके लिए वो पैसों का निर्धारण करती है ताकि उनकी सहायता हो सके, उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है, वो आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए किस तरह की समिति होती है जो ये निर्णय कर लेती है कि कितने पैसे देना है, किस स्तर पर देना है, तो इस पे जिला स्तरीय समिति होती है, और राज्य स्तरीय समिति होती है। राज्य स्तरीय समिति होती है जो ये निर्धारण करती है कि कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वैसे अभी मैंने बताया था कि 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है नॉर्मल प्रशिक्षण अवधि के लिए, लेकिन अगर तकनीकी वगैरह प्रशिक्षण लेते हैं तो उसके लिए 8,000 रुपये की सहायता दी जाती है। राज्य स्तरीय समिति जो होती है, वो राज्य स्तरीय समिति की जो अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव, इनके ही परामर्श से ये निर्धारण होता है, यही बताते हैं कि जो छात्र है उसको आफ्टर केयर योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 5,000 का मिलेगा या 8,000 का मिलेगा, ये सारी जो निर्धारित करता है वो सचिव निर्धारित करता है, जो कि जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत होता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बालकों को बाल कल्याण समिति के आदेश से फास्टर केयर में रखा जाता है। 44 धारा के अंतर्गत फास्टर केयर में बच्चों को रखा जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में किसके माध्यम से होती है। मध्य प्रदेश उप विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा होती है। मध्य प्रदेश के जो उप विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है उनके द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की जाती है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको बोलते हैं, या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसको बोला जाता है। यूनिसेफ इनोसेंटली रिसर्च की स्थापना कब इटली में कब हुई। यूनिसेफ की इनोसेंटली रिसर्च की स्थापना इटली में 1988 में हुई थी। यूनिसेफ की इनोसेंटली रिसर्च सेंटर की स्थापना इटली में कब हुई है, 1988 में हुई है। आफ्टर केयर योजना में किस प्रकार के बच्चे शामिल होंगे। जो लगातार बाल देखरेख संस्था में 5 वर्ष से रह रहे हों वो आफ्टर केयर योजना में शामिल होंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया है। राम भगत के द्वारा यूनिसेफ का मुख्यालय बनाया गया है। जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है या जिला दंडाधिकारी होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ में कितने सदस्य हैं। यूनिसेफ में 190 सदस्य हैं। यूनिसेफ को प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड कब मिला था। 2006 में यूनिसेफ को प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। कब मिला था, 2006 में मिला था।
आपातकालीन पालन पोषण देखरेख में परिवार के लिखित अनुरोध पर जो बच्चे की रहने की अवधि को कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 महीने तक बच्चे की अवधि को रहने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। फास्टर केयर योजना में प्रति माह 2,000 रुपये किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन यदि 18 वर्ष तक दिए जाते हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा देना है तो वो कोई भी स्पॉन्सरशिप योजना जो होती है वहाँ पर उसके तहत 4,000 रुपये दिए जा सकते हैं। आफ्टर केयर योजना में प्रशिक्षण अवधि में कितने रुपए प्रति महीने की सहायता दी जाती है? 5,000 की। यदि तकनीकी करेगा तो कितनी दी जाएगी? तकनीकी करेगा तो 8,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। चाइल्ड लाइन सेवा नंबर कितना होता है? चाइल्ड लाइन सेवा नंबर 1098 है। इसको कब आरंभ किया था? 1998 में इसको आरंभ किया गया था और 2023 में इसको जो ERSS डायल है और महिला हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ मिला दिया है। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? गोभी रणनीति चलाई गई है। कौन सी रणनीति चलाई गई है? गोभी रणनीति चलाई गई है। गोभी में जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, ओ का मतलब होता है ओरल, बी का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग और आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण। फास्टर केयर योजना में असमर्थ माता पिता के बच्चों को प्रति माह राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है? 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है। कारा की स्थापना कब हुई थी? कारा की स्थापना 1990 में हुई थी। कारा की स्थापना कब हुई थी? 1990 में कारा की स्थापना हुई थी। ये क्या होता है? कारा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंदर हुई। देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दत्तक ग्रहण के जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, इसी कारा के अंतर्गत बनते हैं। क्या होता है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसको बोलते हैं। 1993 में ये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिनियमित भी हो गया है। कब? 1953 में ये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में आ गया है। भारत सरकार ने 2003 में इसको समर्थन प्रदान किया। भारत सरकार ने इसको कब समर्थन दिया? 2003 में इसको समर्थन दिया। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ये एक वैधानिक निकाय भी होता है। तो कारा के बारे में आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है। कारा से क्वेश्चन आ सकता है। तो कारा की स्थापना 1990 में हुई थी। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसको बोलते हैं। 1993 में ये एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में आ गया था और 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ये एक वैधानिक निकाय है। और भारत सरकार ने इसको कब समर्थन दिया? 2003 में भारत सरकार ने इसको समर्थन दिया था। ये भी याद रखना। पूछेंगे कारा को भारत सरकार ने कब समर्थन दिया? 2003 में भारत सरकार ने समर्थन दिया। फ्रेंड्स, आप क्या इस तरह की जो PDF में आपको पढ़ा रही हूँ सेम ऐसे ही MCQ की ई बुक मिलेगी। डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे नीचे, तो आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे आंसर ढूंढ रहे हो, है ना। इस ईजी तरीके से हर टॉपिक वाइज MCQ बनाए हैं। पिछले बार का एग्ज़ाम देख लेना। कितना भी FLT लगाते रहो, कितने भी एक जैसे क्वेश्चन करते रहो, बहुत डीपली में जब टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तभी आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन लगा पाओगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तभी आप कर पाओगे, जब भी आप उस टॉपिक को बहुत डीपली तैयार कर लोगे। तो अगर आप इसी तरह टॉपिक वाइज पूरे MCQ चाहते हैं तो आप या तो हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए या आप हमारा MCQ ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप केवल टेस्ट देना चाहते हैं, आपकी तैयारी हो गई है और केवल आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट ले सकते हैं। हमारी जो टेस्ट हैं वो टेलीग्राम का क्विज बोर्ड पर होते हैं। शाम से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे से टेस्ट होते हैं। तो आप हमारे टेस्ट ले सकते हैं। केवल आपको हमारे MCQ की ई बुक चाहिए है सारे टॉपिक की, तो इसमें भी आपको एक टेलीग्राम अलग से कोई PDF नहीं मिलेगी, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। उसके साथ आपको टेस्ट भी फ्री मिलेंगे और ये 399 का, इसमें आपको सारे टॉपिक्स के MCQ मिलेंगे। हर टॉपिक की ई बुक मिलेगी आपको सारे, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दी हो, हर टॉपिक का डीपली एनालिसिस करके हर टॉपिक, जैसे कि मैंने यूनिसेफ के आज ही आपको कितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के डीपली MCQ आपको मिलेंगे। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक हमारा है हम जीतेंगे बैच। हम जीतेंगे बैच मतलब बहुत शानदार बैच है। इसमें क्या है? इसमें ट्रिक्स भी हैं, इसमें थ्योरी भी है, इसमें MCQ भी है, इसमें टेस्ट भी है, सब कुछ है। और हमारा ये जो बैच है हम जीतेंगे बैच, इसमें हमने सारे टॉपिक्स ट्रिक द्वारा करवाए हैं। अभी आज ही मैंने सुबह में जो करवाया है, जितने भी बच्चों के नवजात रिफ्लेक्स हैं उनको ट्रिक द्वारा याद करवाया है। गर्भावस्था की पूरी फैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं। इसके अलावा डाइस के क्वेश्चन ट्रिक द्वारा करवाए हैं।
इसके अलावा जितने भी काउंटिंग है, फिगर्स को काउंटिंग करना रहता है, ट्राइंगल स्क्वायर को, वो भी सारा हमने ट्रिक द्वारा याद करवाया, जिसका आज इसके अलावा प्रसव अवस्था, नवजात अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पियाजे, फ्राइड, इन सब का टेस्ट आज होगा। बाकी जो ये मैं आपको करा रही हूँ ये हमारे स्टूडेंट करके निपट चुके हैं और इनका टेस्ट भी दे चुके हैं। इसमें बाल श्रम नीतियाँ, बाल कानून सारे ये हम अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये अभी जो कुछ क्वेश्चन किए ये गैर देखरेख संस्थान के पढ़े हैं। अभी शाम को मैं आपको वीडियो कराऊंगी, उसमें आपको संस्थागत देखभाल होंगे और ये गैर संस्थागत देखभाल है, क्योंकि ये अधिनियम के अंतर्गत आए। संस्थागत देखभाल मतलब जहाँ पर संस्था पे बच्चे रहते हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी बोर्ड में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है, 36 कार्यकारी समिति होती है, हर समिति 5 समूहों में बटी हुई होती है। ये इसी प्रकार के डीपली क्वेश्चन आएंगे। यूनिसेफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला और बच्चों से संबंधित है। प्रधानमंत्री केयर फंड बना था, इसी के दौरान बना था, कोविड के दौरान ही पीएम केयर फंड बना था, 27 मार्च 2020 को बना था। कब बना था पीएम केयर फंड? 27 मार्च 2020 को बना था। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में 10 लाख रुपए का निवेश किया जाता है बच्चे के लिए, उस पर उसको ब्याज मिलता है। कितने में? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में कब बना था? ये 2020 में बना था। यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस कब बना था? यूनिसेफ का जो वर्ल्ड वेयर हाउस है वो डेनमार्क में है। यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस कहाँ पर है? यूनिसेफ जो वर्ल्ड वेयर हाउस है वो डेनमार्क में बनाया गया है। यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस कहाँ पर? डेनमार्क में। पीएम केयर स्कीम में कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? अभी मैंने बताया था 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें मासिक 1,000 रुपये दिया जाता है और 8,000 रुपये की सालाना दिए जाते हैं। बाकी के जो 11,000 होते हैं वो अलग से पढ़ाई में दिए जाते हैं। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर को आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 112 के साथ कब जोड़ दिया गया? 2023 में जोड़ दिया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2013 की किस धारा में जिला बाल संरक्षण इकाई का वर्णन है? ये देखो, ये जो 106 का वर्णन किस में है? जिला बाल संरक्षण इकाई का वर्णन किस में है? 106 में है। लेकिन आपको ये पूरी धारा 2022 की जो संशोधन हुआ है मध्य प्रदेश वाला वो भी कर लेना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करीब इसके 150-200 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने किशोर न्याय अधिनियम 2022 के मध्य प्रदेश वाले, वहाँ वो उसको ज़रूर पढ़ लेना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चे की उम्र होती है, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं? उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं। जो स्पॉन्सर्स कार्यक्रम होते हैं उनमें कितने से बच्चे आते हैं? 18 वर्ष से कम आते हैं। लेकिन यदि इनको 18 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे को लेना हो तो किनको लिया जाता है? जो निजी बच्चे होते हैं, निजी लोग जो होते हैं, उन लोग इसको स्पॉन्सरशिप द्वारा इन बच्चों को 21 वर्ष तक भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना था? 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना था। गोवी में ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ओरल। ओरल मतलब निर्जलीकरण करना, मौखिक, निर्जली डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ओरली करना, तो मौखिक से मतलब हो जाएगा क्या? यहाँ पे ओ हो जाएगा। अगला है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? 2016 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना आई थी, जिसने ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर संस्थागत देखभालों पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना किसके द्वारा क्रियान्वित है? महिला बाल विकास द्वारा क्रियान्वित है। कब आई थी? 31 मई 2020 को आई थी। कब आई थी मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना? 31 मई 2021 को आई थी। 31 मई 2021 को ये आई थी। और 29 मई को कौन आई थी? 29 मई 2020 को वो आई थी प्रधानमंत्री इस योजना, और ठीक 2 दिन बाद ये आ गई थी। पीएम केयर्स स्कीम आई थी 29 मई 2020 को, और 31 मई 2020 को आ गई थी कौन? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। याद रखिएगा 21 को आ गई थी, 20 को नहीं। अगला क्वेश्चन है, किड्स यूनाइटेड संस्था कहाँ? देखो, किड्स यूनाइटेड ये बच्चों के लिए बनाई गई संस्था है, यूनिसेफ के अंतर्गत आती है ये। कहाँ पर है ये किड्स यूनाइटेड जो संस्था है? वो फ्रांस की संस्था है। किड्स यूनाइटेड किसकी संस्था है? जो किड्स यूनाइटेड संस्था बनाई गई है, वो किड्स यूनाइटेड जो संस्था बनाई गई है वो फ्रांस की बनाई गई है। कहाँ की बनाई है किड्स यूनाइटेड संस्था? फ्रांस की बनाई गई है। अगला है, ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ जो नीति चलाई जा रही है वो किस देश के सहयोग के कार्यक्रम के लिए जाना जाता है?
ट्रिक और ट्रीट नीति कहलाती है। ये अमेरिका और नेपाल दोनों के लिए ही जानी जाती है। ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ किस देश के कार्यक्रम के लिए जाना जाता है? अमेरिका और नेपाल दोनों के लिए जाना जाता है। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। आफ्टर केयर योजना में सहायता या प्रशिक्षण किस उम्र तक दिया जाता है? आफ्टर केयर योजना में 24 साल तक सहायता या प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि उनके ही बच्चे रहते हैं, 5 साल तक उनके ही यहाँ रहे हैं। यूनिसेफ की स्थापना में विकासशील देशों में भूमिका कब निभाई है? 1950 में यूनिसेफ की स्थापना में विकासशील देशों ने भूमिका निभाई। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण व जो संरक्षण समिति में बच्चों की पहचान किस स्तर पर होती है? ग्रामीण स्तर पर होती है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कहाँ पर होती है? मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो पहचान होती है बच्चों की, वो ग्रामीण स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण समिति करती हैं। ऐसे बच्चों की देखती हैं कि कहीं उनको कोई समस्या तो नहीं है, और फिर उनकी सिफारिश करती हैं बाल कल्याण समिति को कि इनको जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए या उनको सशक्तिकरण किया जाए। 2021-22 से सारी जो योजनाएं हैं इसको मिशन वात्सल्य में शामिल कर लिया है। अम्ब्रेला योजना के रूप में ये काम करती है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब आरंभ हुई थी? मुख्यमंत्री जो बाल आशीर्वाद योजना है 23 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ हुई थी। ये आर्थिक शैक्षणिक सहयोग के लिए इसको आरंभ किया गया था। इसमें 2 प्रकार की सहायता दी जाती हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र को। एक 18 से कम को दी जाती है और एक किसको दी जाती है? 18 प्लस वालों को दी जाती है। 23 अगस्त 2022 को ये आरंभ हुआ था। इसके अंतर्गत इसके अलावा इसमें जो निर्धारण होता है वो एक समिति बनती है, राज्य स्तरीय समिति, और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करता है। उसके अंतर्गत इसमें सहायता दी जाती है। अगला है यूनिसेफ के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? यूनिसेफ के टोटल क्षेत्रीय कार्यालय 7 हैं। यूनिसेफ के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूनिसेफ के। अगला है पालन पोषण देखरेख या फास्टर केयर योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि को कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? जब बच्चा 18 साल तक का हो जाता है, इतने अवधि तक बढ़ा सकते हैं। पालन पोषण देखरेख में यदि बढ़ाना हो तो अगर जैसे कि समय को बढ़ाना हो कि कितने समय तक बच्चा जो है यहाँ पर रुक सकता है, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे तो 1 या 2 साल रुक सकता है, अगर फिर भी मैक्सिमम बढ़ाते जाना हो तो कब तक बढ़ा सकते हैं? जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको बढ़ा सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में पहली बार जो चाइल्ड लाइन सेवा आरंभ की गई थी, पहली बार कब की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था 1998 में इसको किया गया था। अगला है यूनिसेफ की नीतियों का जो सदस्यों का कार्यकारी बोर्ड होता है कितने सदस्यों का होता है? यूनिसेफ की नीतियों का जो कार्यकारी बोर्ड होता है 36 सदस्यों का कार्यकारी बोर्ड होता है, और ये 36 कार्यकारी जो बोर्ड होते हैं वो 5 समूहों में बटे हुए होते हैं। 4 उपाध्यक्ष होते हैं। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। यहीं से आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग मुझको बताएंगे कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। बाकी रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1863 में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी। मानव कल्याण इसका मेन उद्देश्य है। रेड क्रॉस संस्था का मेन उद्देश्य क्या होता है? मानव कल्याण इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। 1917, 1944, 1963, 1917, 1944 और 1963 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई है, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय दिल्ली में। ये तीनों भी याद रखना, 1917 में, 1944 में और 1963 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मानवतावादी एक स्वैच्छिक संगठन है रेड क्रॉस संस्था। मानवतावादी एक स्वैच्छिक संगठन होता है। अगला है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास मतलब एक प्रकार की संस्था है। न्यास मतलब एक प्रकार की संस्था है, कस्तूरबा गांधी के नाम से बनाई गई है। इसको महात्मा गांधी ने कस्तूरबा जी की स्मृति में बनाया था,
और इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला? इसको 2008 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला? 2008 में मिला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944-45 में। उस 1944-45 में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इंदौर में, हमारे मध्य प्रदेश में ही है ये कस्तूरबा स्मारक न्यास, और इसका मुख्यालय इंदौर में है। और इसकी जो शाखाएं हैं वो 22 राज्यों में है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक की शाखाएं कितने राज्यों में हैं? 22 राज्यों में हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1,75,00,000 की राशि से हुई थी। कितनी? 1,75,00,000 की राशि से इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण भारत में महिला और बच्चों के लिए, ये बच्चों के विकास के लिए ये समर्थित एक संगठन है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल आपने पढ़ा होगा क्या कि कस्तूरबा गांधी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? यही पढ़ा होगा आपने कि कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास कब बना था, यही पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला था, है ना, और इसको राशि कितने फंड से स्थापना की गई थी। तो यही मैं बोल रही हूँ, यही मेन की फैक्ट हैं जो पिछली बार एग्जाम में उठाए गए थे और इस बार भी उठाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर लेना है और इन्हीं की प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको चौथे वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। अगला है, भारत में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? भारत में जो एकीकृत रोग निगरानी परियोजना है 2004 में आरंभ की गई थी। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना कब आरंभ की गई थी? 2004 में इसको आरंभ किया गया था। अगला है, भारतीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। स्माइल फाउंडेशन के अंतर्गत एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ चल रहा है? अभी ये स्माइल फाउंडेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा स्माइल जो फाउंडेशन है वही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत गुना में और बड़वाहा में केंद्र संचालित हैं। स्माइल फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। स्माइल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है स्माइल फाउंडेशन का? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत गुना में हो रही है एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना। कहाँ पर? गुना में एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना हो रही है। और मूक बधिर बालकों के लिए, किसके? मूक बधिर बालकों के लिए जो केंद्र संचालित हो रहे हैं वो हो रहे हैं बड़वाहा में। बड़वाहा में मूक बधिर बालकों के लिए केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा जो एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र है वो कहाँ पर है? गुना में है। कब स्थापना हुई इसकी? 2002 में हुई। याद रखना, स्माइल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। गुना में इसके अंतर्गत एकीकृत सामुदायिक विकास केंद्र चल रहा है और बड़वाह में क्या कर रहा है? मूक बधिर बालकों के लिए योजना चल रही है। गैर औपचारिक शिक्षा इसके अंतर्गत और ग्रामीण बालिकाएं की शिक्षा पर यह केंद्रित है। याद रखिएगा। कब इसकी स्थापना हुई? 2000। सबसे महत्वपूर्ण है स्माइल फाउंडेशन की स्थापना। अगला है, स्माइल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने पढ़ा है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केयर फाउंडेशन किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? केयर जो फाउंडेशन होता है होता क्या है? केयर का मतलब होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रेमिटेंस टू यूरोप। ये क्या है? एक गैर शासकीय और गैर लाभकीय संस्थान होता है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य बना था 2011 में। ये किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है? ये तीसरे स्तर की, जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है वो जो सेवाएं होती हैं वो केयर फाउंडेशन प्रदान करता है। ये केयर फाउंडेशन की बात हो रही है। केयर फाउंडेशन किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? तीसरे जो प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान करता है। ये मैंने जो अभी आपको बताया है ये केयर के बारे में बताया है। केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रेमिटेंस टू यूरोप। ये पहले इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय जेनेवा में कर दिया है, यूरोप में कर दिया है। बात करते हैं केयर फाउंडेशन की। तो जो केयर फाउंडेशन है ये हमारे भारत की संस्था है। जो केयर फाउंडेशन है ये भारत की संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997। याद रखना, केयर अलग है और केयर फाउंडेशन अलग है। केयर अलग है, केयर फाउंडेशन अलग है। केयर कब हुई थी? 1945 में हुआ था। और केयर फाउंडेशन कब बना था? 1997 में बना था।
केयर फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। केयर फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। और केयर का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। पहले इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। ये जो केयर फाउंडेशन है वो किस प्रकार की सेवा देता है? तीसरे प्रकार की सेवाएं, तीसरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इंडियन रेड सोसाइटी के सभी कार्य हैं सिवाय इनके। संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करता है, सही है। नर्सों को खुद को उन्नत करने की छात्रवृत्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। कुछ सरकारी वित्त पोषित अस्पतालों को चलाता है, ये भी सही है। ब्लड बैंक की सुविधा देता है, ये भी सही है। ये वित्त पोषित नहीं करता है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये वित्त पोषित नहीं, कुछ सरकारी वित्त पोषित अस्पतालों को कैसे चला सकता है? सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित को कोई कैसे चला सकता है? तो 20 का गलत हो जाएगा। बाकी इसके आपदाओं के समय राहत प्रदान करता है, केवल ये वित्त प्रदान नहीं करता। मोस्ट योजनाओं में ऐसा दिया गया है कि उसमें आपसे पूछेंगे गलत कौन सा है, तो जो वित्त वाला ऑप्शन आएगा ना वही गलत होता है मोस्टली योजना में। अगला है भारतीय बाल कल्याण जो परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक संस्थान है, इसको हम इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, या हम बोल सकते हैं ICCW भी इसको बोल सकते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर या भारतीय बाल कल्याण परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में। एक गैर लाभकारी संगठन या एक NGO है। 6 से 18 साल तक के बच्चों पर ये विशेष ध्यान देता है। ये भी पूछते हैं कि भारतीय बाल कल्याण परिषद में किस वर्ष तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाता है? तो भारतीय बाल कल्याण जो परिषद होता है या इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर होता है उसमें 6 से 18 साल तक के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कितने पर? 6 से 18 साल तक के बच्चों पर दिया जाता है। भारत केयर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भारत केयर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका सदस्य कब बना था? भारत केयर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य बना था 2011 में। भारतीय बाल कल्याण परिषद में किस उम्र तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाता है? अभी अपन ने पढ़ा 6 से 18 वर्ष तक के। कब स्थापना हुई थी? 1952 में हुई थी। अखिल भारतीय नेत्रहीन समूह की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय जो नेत्रहीन समूह है उसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। ये भी एक गैर लाभकारी या सामाजिक संगठन होता है और इसमें जो गरीब ज़रूरतमंद होते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह नेत्र शिविर लगे रहते हैं, वो इसी के तहत ही लगे रहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति जो होती है जिसको हम SOS भी बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबल जो समिति होती है वो किस प्रकार की समिति होती है? ये एक अशासकीय समिति है। सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति कैसी है? सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति एक प्रकार की अशासकीय समिति होती है जिसमें बच्चों की देखरेख की जाती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति कैसी है? अशासकीय समिति होती है। आपसे पूछी जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ ना ये सारी ही अशासकीय संस्थाएं हैं, शासकीय संस्थाएं नहीं हैं। स्पेशली लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति उसकी स्थापना 1949 में की गई थी। सबसे पहले ये कहाँ पे बना था? सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति सबसे पहले बनी थी ऑस्ट्रिया में। कहाँ बनी थी? ऑस्ट्रिया में बनी थी। और भारत में ये कब से कार्य कर रही है? भारत में ये 1964 से कार्य कर रही है। एक अशासकीय संगठन है और एक अलाभकीय संगठन है। अशासकीय और एक अलाभकीय संगठन है। 1949 में स्थापना और 1964 से भारत में काम कर रही है, दोनों ही याद रखना। 1949 में स्थापना और 1964 में भारत में ये काम कर रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना भारत में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसकी स्थापना भारत में 2008 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी न्यास कब बना था? न्यास कब बना था कस्तूरबा गांधी? तो वो हमने पढ़ा था अभी 1944-45 में बना था। महात्मा गांधी ने बनवाया था उस न्यास को। क्यों बनवाया था? कस्तूरबा गांधी की स्मृति में बनाया था, जिसने 2008 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी जीता था।
2008 में इंदिरा गांधी पुरस्कार जीतकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी बनने लगे थे पूरे भारत में। भारत में भी बने हैं, मध्य प्रदेश में भी बने हैं। वर्तमान में भारत में 408 मध्य प्रदेश में 408 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में कितने? 408 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। और भारत में इसके अंतर्गत कम से कम 750 आवासीय स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। SC ST को 75% आरक्षण दिया जाता है। 2001 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी शामिल किया गया। इसमें 10 से 18 वर्ष तक की लड़कियां पात्र होती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष की? 10 से 18। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये 2008 में पूरी तरह से भारत में लागू हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये 2004 में हो गया था आरंभ। मध्य प्रदेश में कब हो गया था? 2004 में आरंभ हो गया था। और 2006-07 में इसकी घोषणा भारत में हो गई थी, जिसको लागू 2008 में कर दिया था। क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये CRY क्या होता है? ये भी एक प्रकार की संस्था है। चिल्ड्रन राइट टू यू, या हम इसको बोल सकते हैं चाइल्ड राइट एंड यू, बाल अधिकार और आप। चाइल्ड राइट एंड यू इसका फुल फॉर्म होता है। चाइल्ड राइट एंड यू इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। एयर इंडिया के को पर्सन है रिप्पन कपूर। रिप्पन कपूर हैं एयर इंडिया के को पर्सन है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 4 क्षेत्रों पे काम करता है। इसका क्राई का मुख्यालय मुंबई में है। 4 क्षेत्र कौन कौन के? शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सुरक्षा, बाल भागीदारी, इन पर ये काम करता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किस उम्र तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? कस्तूरबा गांधी में 10 से 18 वर्ष तक की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। मध्य प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं? 408 कस्तूरबा गांधी विद्यालय मध्य प्रदेश में हैं। क्राई का मुख्यालय कहाँ है? अभी अपन ने पढ़ा मुंबई में क्राई का मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। चाइल्ड राइट एंड यू इसका फुल फॉर्म है। 4 क्षेत्रों पर ये काम करता है। एयर इंडिया को पर्सन रिप्पन कपूर ने इसकी स्थापना की थी। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि कुष्ठ से निवारण करने के लिए ये हिंदू कुष्ठ रोग निवारण संघ बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना। क्या उद्देश्य था? कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाना, महिलाओं को, बच्चों को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। तो हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को किस अभियान को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? 2001 में। मैंने सर्व शिक्षा अभियान के भी आप लोगों के लिए कम से कम 100 MCQ यूट्यूब पर भी डाले हैं, टेलीग्राम पर भी डाले हैं, देख लेना। अगर आपने अभी तक मेरा एक प्राइवेट पब्लिक भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की आ रही है, इसके अलावा आबकारी की वैकेंसी आ रही है, SI की आ रही है, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप मुझे इस पर फॉलो भी कर सकते हैं, आकांक्षा 1957 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वास्थ्य तथा जो परिवार कल्याण मंत्रालय है सभी उपकेंद्रों को कितने प्रतिशत सहायता प्रदान कर रहा है? 100% सहायता प्रदान करता है। भारत का जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है सभी उपकेंद्र जो होते हैं स्वास्थ्य के, उनको कितने प्रतिशत सहायता प्रदान करता है? 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। केयर फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, तृतीयक सेवा प्रदान करने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में है। अगला है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? अखिल भारतीय जो महिला सम्मेलन आया था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में आया था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।
कब आया था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं को एकीकृत करने के लिए इसको लाया गया था। इसको AIWC भी बोला जाता है और ये स्वैच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में इसकी स्थापना हुई थी और मार्गेट कजिन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? मार्गेट कजिन्स ने इसकी स्थापना की थी। चिकित्सा केंद्र के संचालन के लिए, प्रौढ़ शिक्षा, दुग्ध केंद्र की स्थापना के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन सब के लिए ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। पहली अध्यक्षता कौन ने की थी? चिमनाबाई गायकवाड़ ने की थी। पहली अध्यक्षता किसने की थी? चिमनाबाई गायकवाड़ ने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? चिमनाबाई गायकवाड़ ने की थी। अखिल भारतीय महिला की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया, मार्गेट कजिन्स ने की है। स्माइल फाउंडेशन के अंतर्गत मूक, बधिर और बहरे बालक के लिए केंद्र कहाँ पर है? बड़वाह में है। और एकीकृत बाल विकास केंद्र कहाँ है? गुना में है। स्माइल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? देखो, भारत सेवक समाज आपने एक वो भी पढ़ा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, वो अलग है। ये संस्था है भारत सेवक समाज। ये 1952 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? योजना आयोग ने इसकी स्थापना की थी। और एक स्वैच्छिक सेवा का एक आयाम खोजना था कि जो भी लोग स्वैच्छिक सेवा करना चाहते हैं दूसरों की, गरीबों की, उसके तहत ये भारत समाज सेवक समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। किसने की थी? योजना आयोग ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत सेवक समाज की किसी व्यक्ति ने की थी? व्यक्ति का आ जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सोशल रिस्पॉन्सिबल समिति ने भारत में कब से काम करना आरंभ किया था? ये स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। और भारत ने इसमें कब से काम करना आरंभ किया था? भारत ने इसने 1964 से काम करना आरंभ कर दिया था। स्माइल फाउंडेशन की स्थापना अभी मैंने बताया 2002 में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की स्थापना 1944-45 में हुई थी। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, है ना। महात्मा गांधी ने इनकी याद में इसकी स्थापना की थी, इनकी स्मृति में इनकी स्थापना की थी। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास कहलाता है। और जो विद्यालय आरंभ हुए हैं वो 2006-7 से हुए हैं, 2008 से लागू हो गए और मध्य प्रदेश में 2004 से हुए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यास का इसका मुख्यालय इंदौर में है। 1,75,00,000 से इसकी जो है पूंजी से ये आरंभ हुआ था और वर्तमान में 22 राज्यों में कार्यरत है। और 2008 में इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था। केयर फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। अभी मैंने बताया। पहला रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई 1948 को पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। SOS, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति कहते हैं, ये कब आई थी? 1949 में आई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति। और 1949 में आई थी। और भारत ने इसमें कब से काम करना स्टार्ट कर दिया था? 1964 से भारत ने इसने काम करना आरंभ किया था। इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी भी बोलते हैं और सॉस चिल्ड्रन विलेज भी इसको बोलते हैं। अशासकीय और अलाभकीय संगठन ये होता है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास की भारत में कितनी शाखाएं हैं? 22 शाखाएं हैं कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक न्यास की। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब बना था? केंद्रीय समाज कल्याण जो मंडल है वो 1953 में बना था। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल 1953 में बना था। कल्याणकारी संगठनों की आवश्यकता को पता लगाने के लिए ये 1953 में बना था। तो समाज कल्याण किसकी करेगा? तेरी सहायता करेगा। तो 53 से तेरी सहायता ये करेगा। क्राई की स्थापना कब हुई थी? क्राई की स्थापना 1979 में हुई थी। अभी मैंने बताया था। चाइल्ड राइट टू यू इसका फुल फॉर्म होता है। चाइल्ड राइट एंड यू इसका फुल फॉर्म होता है। 4 क्षेत्रों पे काम करता है। क्राई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसको ऐसे याद कर लो, मुंबई में कोई रोता भी है ना तो पता नहीं चलता है, कोई रो भी रहा है ना तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, पता ही नहीं चलता कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन हंस रहा है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बाल कल्याण परिषद 1952 में बना था। दिल्ली में बना था। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देता है। जबकि अभी अपन ने एक और क्या पढ़ा है? समाज कल्याण। ये बाल कल्याण है। बाल कल्याण 1952 में बना है और समाज कल्याण कब बना है? 1953 में बना है। दोनों में कंफ्यूज मत होना।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2004 में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और 2014 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विदिशा ज़िले से हैं ये कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ इनने एक आंदोलन भी चलाया था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बनाओ एक आंदोलन चलाया था, जिसके कारण ये जाने जाते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे भारत में आ गई थी और इसको अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। एक स्वैच्छिक संगठन है, जो लोग भी स्वेच्छा से सेवा करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC ST को कितना आरक्षण मिला है? 75। फ्रेंड्स, मैं रात को एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें देखो जितने भी शिशु गृह हैं क्या होते हैं, कहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। विशेष गृह है, संप्रेषण गृह है, पश्चातवर्ती गृह है, विशेष गृह है, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ रखे जाते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है, कैसे रखे जाते हैं, ये महिला सदन होता है, शक्ति सदन होता है, महिला वसति गृह है कितने हैं, झूला घर कितने हैं, ये सारे हम करेंगे आज शाम को ही करेंगे, ठीक है। रात को ही, ये शाम को हो गया तो रात को अपलोड कर दूंगी। केयर की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई? मध्य प्रदेश में 2004 में। भारत में इसकी स्थापना 2006-07 में हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से जो लागू हुआ था 2008 में पूरी तरह से ये लागू हुई थी। मध्य प्रदेश में कितने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय हैं? 324 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय हैं मध्य प्रदेश में। अगला है केयर का मुख्यालय कहाँ पर है? केयर का मुख्यालय USA में था, लेकिन अभी वर्तमान में जेनेवा में हो गया है, बदल दिया गया है। अगर जेनेवा ऑप्शन में नहीं आए तो USA ही लगाइएगा, बाकी जेनेवा लगाइएगा। फ्रेंड्स, हम ये कुछ दिनों में ये आबकारी आरक्षक का बैच जारी कर रहे हैं। ट्रिकी बैच रहेगा, जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है। ये विभागीय योजना है जो सुपरवाइज़र की आपको हमारे ई-बुक जो हमारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप है उसमें मिलेंगी। ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। इसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी, MCQ भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर ट्रिक के साथ मिलेंगे। सारा टॉपिक वाइज तैयारी होगी, टॉपिक वाइज आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस बैच है मात्र 399 में। इसमें आपको सारे टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक का MCQ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कंप्यूटर के ही करीब 500 मिल जाएंगे। बाल नीतियाँ, बाल कानून, पूरे अधिनियम के मिल जाएंगे, पूरी योजनाओं के मिल जाएंगे। ये केवल अगर आपको तैयारी पूरी है, केवल आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 199 में आपको हमारा टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। ये स्वास्थ्य नीति व योजनाओं की ई-बुक है जो इस तरह से मिलेगी। अधिनियम की ई-बुक है, देख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ई-बुक है। ये स्कूल पूर्व शिक्षा की है। ये सारी ई-बुक आपको हमारे बैच में मिलेंगी। तो जो भी लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।